हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। भारत में कृषि समाज और कृषकों की संगठित करने के प्रयत्न 19वीं शताब्दी में आरंभ हो गए थे। कब आरंभ हो गए थे? 19वीं शताब्दी में आरंभ हो गए थे, जबकि बंगाल, पंजाब, बिहार, कर्नाटक आदि में कई किसान आंदोलन खड़े हुए थे। महात्मा गांधी द्वारा भी राजनीति में अपना कदम एक किसान आंदोलन, जो चंपारण का आप लोग सुने होंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी के मध्य से रखा गया था। जो गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, वह भी एक किसान आंदोलन के तहत ही आता है। सन 1920 ईस्वी में जब महात्मा गांधी कांग्रेस की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे, तो उन्होंने ग्रामीण जनता की समर्थन की नीति पर बल दिया। किस पर बल दिया? ग्रामीण नीति पर बल दिया, जिसके फलस्वरूप किसानों को संगठित करने की राजनीति बल पड़ने लगी। कांग्रेस ने भी अपने अधिवेशन में किसानों को संगठित करने और कृषि सुधार लाने की नीतियों और योजनाओं को लाया। उसने भी देखा कि किसान ही एक ऐसा है जो हमें वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। और भारत में पहली बार किसानों का अखिल भारतीय संगठन 1935 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1935 ईस्वी में बनाया गया। और किसानों की मांग थी कि किसानों को भूमि का मालिक बनाया जाए। क्या बनाया जाए? भूमि का मालिक बनाया जाए, और उन्हें अच्छे किस्म के बीज, आधुनिक यंत्रों एवं साधनों की सुविधा दी जाए, ताकि खेती में नई क्रांति आ सके, नए टेक्नोलॉजी लग सके और अच्छे ढंग से फसल हो सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने किसानों की दिशा सुधारने और भूमि सुधार की अनेक योजनाएं बनाई, लेकिन उन्हें यथार्थ के धरातल पर पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया। ढंग से उसको कोई भी योजनाएं ढंग से नहीं लागू हो पाई। अतः इनमें असंतोष व्याप्त होने लगा। किसानों को ये लगने लगा कि हमारे साथ छला जाने लगा है। इसलिए किसान की राजनीति को बढ़ावा मिलने लगा। किसान संगठित होने लगे, अन्य संगठन बनने लगे, एकजुटता होने लगे। एकजुटता का परिचय का मतलब ये हो गया कि प्रेशर ग्रुप बनाने लगे, दबाव समूह बनाने लगे। ये किसानों के जो दल थे उस तरह से संगठित हुए कि इनको ये लगा कि अगर हम लोग संगठित हो जाएंगे तो हमारी मांगे सरकार पूरी कर देगी। हम लोगों की जो समस्या है, ये सारी समस्याओं का निदान सरकार हमें कर देगी। अतः इनमें असंतोष व्याप्त होने लगा और किसान आंदोलन की राजनीति को बढ़ावा मिलने लगा। राजनीतिक दलों के नेताओं ने छोटे वोट बैंक बनाने के लिए किसान आंदोलन की रणनीति पर बल दिया, रणनीति पर बल दिया। और 23 दिसंबर 1979 ईस्वी को दिल्ली बोर्ड क्लब के विशाल मैदान में चौधरी चरण सिंह के आह्वान पर एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन का आयोजन किया गया। किसके निर्देशन में किया गया? चौधरी चरण सिंह के निर्देशन में एक आंदोलन किया गया, जिसका उद्देश्य स्वयं को एक राजनीतिक हस्ती और प्रमुख किसान नेताओं के रूप में प्रकट के लिए किया गया। ऐसा उन्होंने किसान आंदोलन के लिए ऐसा वो किया। इस सम्मेलन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में लाखों किसानों एवं उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में अपनी आस्था प्रकट की, परंतु वास्तविक अर्थ में यह किसान सम्मेलन एक सामान्य प्रदर्शन न होकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी, जिसने भारतीय राजनीति में कल तक बेमेल समझे जाने वाले गठबंधनों की आधारशिला रखी।
ठीक है। किसान आंदोलनों की राजनीति का प्रभाव दक्षिण पर भी पड़ा, केवल इस क्षेत्र उत्तर क्षेत्र में ही नहीं पड़ा, इसका प्रभाव दक्षिण क्षेत्र पर भी पड़ा। कर्नाटक में किसान आयोजन समिति ने सितंबर अक्टूबर 1980 में अपना आंदोलन इतना तेज कर दिया कि कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गुड्डू राव को आंदोलनकारियों की मांगों को स्वीकार करना पड़ा। वहां के जो सीएम थे, कर्नाटक के सीएम थे, इनकी मांगों को स्वीकार किए और सन 1980 ईस्वी के अंत में पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि अतिरिक्त उत्पादन करने वाले राज्यों के धनी किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। चौधरी चरण सिंह के बाद देवीलाल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। देवीलाल ने किसानों को साथ लेकर आंदोलन को बढ़ाया। आज देश भर में किसानों के कई सक्रिय संगठन काम कर रहे हैं जो दबाव समूह के रूप में सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। भारतीय किसानों ने एक अखिल भारतीय यूनियन की स्थापना की, जिसके माध्यम से किसान समय समय पर अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखते हैं। इसके अलावा भारत में कुछ और किसान आंदोलन हुए, जैसे तिभाग आंदोलन 1946 से 47 जो बंगाल में हुआ था। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन 1946 ईस्वी में जो हैदराबाद में हुआ था। नक्सलवाड़ी आंदोलन 1964 ईस्वी में जो दार्जिलिंग से दक्षिण से संबंधित है, वहां हुआ था। अब हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भी किसानों की समस्याओं में कोई कमी नहीं हुई। इससे यह पता चलता है कि स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद किए गए आंदोलन के स्वस्थ परिणाम सामने नहीं आ सके। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने किसानों को स्वार्थपूर्ण राजनीति का एक मोहरा मात्र बना दिया। किसान भले ही एक एकजुटता दिखाए, लेकिन वे जाति, धर्म आदि के शिकंजे में अभी भी जकड़े हुए हैं। चालाक राजनीतिज्ञ उनकी समस्याओं को हल करने पर कोई विशिष्ट ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज की परिस्थितियों में आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को अपना नेतृत्व खुद संभालना होगा और ऐसे लोगों से बचना होगा जिसका एक पैर गांव में और दूसरा शहर में होता है। अभी देख रहे होंगे भारत की हम लोग जो देख रहे हैं वर्तमान समय में किसान आंदोलन चल रहा है, एमएसपी पर चल रहा है कि नहीं, इसको मिनिमम सेल प्राइस पर बात हो रही है। किसान आंदोलन सक्रिय है। आज किसाने सड़कों पर बैठे हैं, धरना चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उसमें राजनीति भी हो रही है। किसान का जो सही अधिकार है वह गवर्नमेंट से मांग करना चाहिए, न कि डायरेक्ट हिंसा पर उतारू हो जाना चाहिए। इन सारे परिस्थितियों को देखने से ये लगता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जन किसान खेती पर लोग आश्रित हैं। उसके बाद भी ये ऐसी स्थिति होती है, ये बहुत ही शर्मनाक वाली बात हो जाती है। इसलिए किसानों को भी चाहिए कि न किसी राजनीति न किसी दल से उठकर वो केवल देश के बारे में बात करने चाहिए, क्योंकि वो एक अन्नदाता है। यहाँ की जितनी जनता है उनको वो खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, इसलिए वो महान तो है ही। इसलिए ये उनका कर्तव्य बनता है, उनका दायित्व बनता है कि वो अपनी मांगे भी अगर सरकार से रखें तो एक ढंग से रखने चाहिए, जिससे देश का भी नाम रोशन हो। और किसान तो किसान है ही, उनका तो खैर सर्वोच्च स्थान है इस देश के लिए। आज का क्लास में मैंने किसान आंदोलन से संबंधित बातें कही जो अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग बहुत देखिए ताकि परीक्षा में आप अच्छे ढंग से नंबर ला सके। थैंक यू, धन्यवाद।